Welcome back to philosophy class. Today I am going to teach about ethics. नैतिकता होता क्या है, नैतिकता के आदर्श क्या हैं, नैतिकता क्यों आवश्यक है और नैतिकता से हमारा समाज कैसे प्रगति करता है, समाज में नियंत्रण और संतुलन कैसे बना रहता है। जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो वहाँ इच्छा स्वतंत्रता, सेल्फ डिटर्मिनेशन और फ्रीडम ऑफ विल, उत्तरदायित्व और किस प्रकार जो कार्य करते हैं उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल है, इसमें नैतिकता एक अहम पहलू है और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हम नैतिकता के पूर्व मान्यता के रूप में इच्छा स्वतंत्रता के साथ साथ नियंत्रण की आवश्यकता पर परिचर्चा करेंगे। मतलब यहाँ हम यह स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एथिक्स एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ विल and as well as the balance, how can it balance, how it must be balanced and what is the role of ethics in the society. अब मानव जीवन में जो भौतिक सुख हम लेते हैं या भौतिक सुख हम प्राप्त करते हैं, उसमें क्या होता है, आदमी भौतिक सुख प्राप्त करते करते वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां सिर्फ उसको भौतिक सुख ही सब कुछ नज़र आता है और वैसी स्थिति में मानव स्वार्थी हो जाता है और वो दूसरे के सुख को नज़रअंदाज कर देता है। जब आप दूसरे के सुखों को नज़रअंदाज करेंगे तो समाज में अव्यवस्था, संतुलन सब बिगड़ जाएगा। तो मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी भी है। मनुष्य न केवल सामाजिक है, स्वार्थी है तथा परमार्थी प्राणी भी है। तो ये नैतिकता की हम जब बात करते हैं, जब नैतिकता हमारा आदर्श होता है और नैतिकता के अनुसार हमारा जीवन जीने की जो कला है, जो जीवन जीने की पद्धति है, वो अगर रहे नैतिकता, तो हमारा कार्य ठीक ढंग से चलता है। लेकिन जब स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण उसको हम प्राथमिकता देने लगते हैं तो समाज का ताना बाना बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर हम जो आज चर्चा करेंगे वो अच्छाई, बुराई, उचित, अनुचित, धर्म, अधर्म, ये सब का भेद हमारे अंदर समझ होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक यही उसकी नैतिक चेतना है। दर्शन शास्त्र में या नीति शास्त्र में इस प्रश्न का उत्तर खोजा जाता है कि मनुष्य क्यों और कैसे नैतिक आचरण करे और मनुष्य के लिए नैतिक आचरण कितना आवश्यक है। नैतिकता का आधार के बाहरी नियमन और आचरण मात्र सामाजिक अनुशासन नहीं है, बल्कि मनुष्य के अंदर आंतरिक विवेक, इच्छा स्वतंत्रता और आत्मनियंत्रण की भी बात की गई है। अतः इसकी जांच करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका कुछ पूर्व मान्यताएं हैं, प्री सपोजिशंस हैं, जिसे स्वीकार किए बिना नैतिकता की व्याख्या संभव नहीं है। साथ ही साथ इसकी यह भी आवश्यक है कि इच्छा स्वतंत्रता और नियंत्रण दोनों में संतुलन बना रहे। अब नैतिकता की पूर्व मान्यता क्या है? इसमें इच्छा स्वतंत्रता या संकल्प स्वतंत्रता है। नैतिक आचरण की पहली शर्त है मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा या स्वतंत्र अपनी बातों को रखने के लिए उसके अंदर विशेष रूप से उसमें क्षमता होनी चाहिए। सब कुछ नियति या देवाधीन नहीं होता है, बल्कि मानव में स्व इच्छा होती है। आप जब तक इच्छा स्वतंत्रता नहीं होगा, आप लोगों को उसके कार्यों के लिए जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं। तो नैतिक कर्म वह है जो विवेकपूर्ण चुनाव करे और भारतीय गीता में भी स्वधर्म के पालन पर विशेष जोर दिया गया है। वहाँ पर भी नैतिक स्वतंत्रता की ही बात की गई है, इच्छा स्वतंत्रता की ही बात की गई। अब दूसरा है कर्तव्य बोध। मनुष्य के अंदर जो भी कार्य करता है वो बोध भाव से करता है। अगर बोध भाव कर्तव्य का ना हो तो वो कर्तव्य नैतिक नहीं माना जाता है। मनुष्य अपनी इच्छा के लिए ही नहीं जीता है, बल्कि अपने कर्तव्य ज्ञान के लिए भी जीता है। कर्तव्य का यह भाव ही उसे अन्य प्राणियों से अलग करता है। कर्तव्य बोध की यह मान्यता है कि नैतिकता में केवल क्या अच्छा मेरे लिए है ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे के साथ साथ हम जो कार्य कर रहे हैं उससे दूसरे को उससे हानि ना पहुंचे, ये भी बात
भी ध्यान रखना है, यानी सभी के लिए वो कार्य हमारे द्वारा जो किया गया है वो उचित होना चाहिए। दूसरा उत्तरदायित्व, नैतिक आचरण में जब इच्छा स्वतंत्रता होती है तो मुख्य रूप से उत्तरदायित्व की भावना उसमें जुड़ी रहती है, और तभी आप जो कार्य किए हैं उसके प्रति आपको जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। इसी उत्तरदायित्व की भाव के लिए आपको दंड, प्रशंसा, पुरस्कार या फिर भर्त्सना का सामना समाज में करना पड़ता है। उत्तरदायित्व की स्वीकृति नैतिकता का आधार माना जाता है। अब है नैतिक मूल्यबोध। नैतिकता मानकर चलती है कि अच्छाई, बुराई, करुणा, समता आदि मूल्य वास्तविक और महत्वपूर्ण है। यदि इन्हें केवल सामाजिक सुविधा मान लिया जाए तो नैतिकता का स्थायी आधार नहीं रह जाता है। फिर विवेक, हमारा जो नैतिक आचरण होता है वो विवेक सम्मत होनी चाहिए, विवेक द्वारा संचालित होनी चाहिए। इसका बहुत, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं हम तर्क वितर्क के द्वारा निर्णय करते हैं, उसके परिणामों को देखते हैं और समाज पर कितना प्रभाव पड़ेगा इसका भी हम मूल्यांकन करते हैं। तो विवेक ही यह पहचानने योग्य बात होता है कि कौन सा आचरण उचित है और कौन सा आचरण अनुचित है। अब है स्वतंत्र संकल्प की आवश्यकता। नैतिक कर्म में पहचान होता है। यदि मनुष्य विवश होकर कुछ कार्य करता है तो उसके कार्य को नैतिक नहीं माना जाता है। जब वो इच्छा स्वतंत्रता से कार्य करता है तभी उसके कार्य को नैतिक माना जाएगा। यहाँ पर किसी भी कार्य करने के लिए किसी को डरा धमका कर अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसको नैतिक नहीं माना जाएगा। नैतिकता का मूल्य तभी हो जब व्यक्ति इच्छा स्वतंत्र होकर और अपने स्वेच्छा से कार्य करता है। फिर नैतिकता एक गरिमा है जहाँ व्यक्ति का स्व जिंदा रहता है और मनुष्य में आत्मसम्मान की भाव बढ़ती है। और यही बात इमानुएल कांट ने, जो वेस्टर्न थिंकर हैं और आदर्शवादी भी हैं, उन्होंने कहा कि नैतिकता गरिमा बोध कराता है और यही गरिमा नैतिकता का सार है। दैट इज द एसेंस ऑफ इथिक्स। मनुष्य स्वयं को उद्देश्य मानकर चले, साधन मानकर नहीं चलना चाहिए। यह तभी संभव है जब उसमें इच्छा स्वतंत्रता हो और स्वयं निर्णय करने की उसमें समझ हो। दूसरा है सृजनशीलता और प्रगति। सृजनशीलता और प्रगति दोनों तभी संभव है जब नैतिकता को आदर्श के रूप में माना, आदर्श के साथ साथ मूल्यबोध, कर्तव्य और व्यवहारिक रूप में माना जाए। किसी बाहर व्यक्ति के द्वारा उसे थोपा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि मनुष्य के द्वारा स्वतंत्र विवेक से अपनाता है। यह स्वतंत्रता समाज को नए मूल्य और आदर्श की खोज कराता है। अब हम देखेंगे कि नैतिकता में सेल्फ कंट्रोल की भावना होती है। इसमें क्या होता है? स्वेच्छा अनुसार बचाव होता है। यदि केवल इच्छा स्वतंत्रता हो, नियंत्रण ना हो तो मनुष्य इच्छा और वासना का दास बन जाता है और इससे अराजकता और अनैतिकता फैलेगी। फिर आगे है सामाजिक सामंजस्य। मनुष्य सामाजिक सामंजस्यता स्थापित करने के लिए उसके पास इच्छा स्वतंत्रता का होना आवश्यक माना जाता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसकी स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब वो दूसरे के अधिकारों की रक्षा करे। अतः यह केवल आत्मनियंत्रण या विवेक संभव नहीं है। फिर आंतरिक विवेक, अतः यह केवल आत्मनियंत्रण या विवेक से ही संभव है, इसको छोड़ दिया जाए तो नहीं हो पाएगा। फिर आंतरिक शुद्धि। भारतीय दर्शन में स्वशुद्ध की बात सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ दी गई है और नैतिकता, विशेषकर योग और बौद्ध दर्शन की बात करें तो आत्म संयम को नैतिकता का आधार माना गया है। इसके अलावा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, योग का अष्टांगिक मार्ग और इसके अलावा सम्यक संकल्प, सम्यक आचरण, सम्यक आत्मनियंत्रण इत्यादि की भी बात की गई है। और इंद्रियां निग्रह, इंद्रियां को किस प्रकार संयम में रखा जाए, इसकी चर्चा गीता में भी कही गई है। अब हम बात करेंगे कि मतलब हमारी संकल्प में स्वतंत्रता और नियंत्रण का समन्वय कैसे हो।
तो नैतिकता का वास्तविक स्वरूप जो होता है वो स्वतंत्र संकल्प है और आत्म संयम, दोनों का संतुलित रूप से मेल होता है। फिर यहाँ जब केवल स्वतंत्रता रहेगी तो वहाँ स्वार्थ, अहंकार, अराजकता आएगा, और केवल नियंत्रण रहेगा तो दासता, जड़त्वता और नैतिक चेतना का अभाव होगा। जब दोनों के बीच संतुलन होगा तभी नैतिकता सही और व्यवहारिक रूप में पाया जाएगा। अच्छा, दोनों में संतुलन करने के लिए, दोनों में संतुलित करने के लिए व्यक्ति का विवेक एक प्रहरी की भूमिका में रहता है और ये नैतिकता के आदर्श को चुनता है और आत्मसंयम को व्यवहार में लाता है। गीता में भी यह संतुलन दिया गया है जिसमें कर्मण्ये बाधिकास्ते माँ फलेषु कदाचनम। इसका अर्थ है कि मनुष्य स्वतंत्र संकल्प से कर्म करे परंतु वो अपने स्वार्थ और लालसा पर नियंत्रण रखे। अब हम बात करेंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में। अभी तक तो हमने पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में बात की थी, अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में वेदांत दर्शन की बात कर लीजिए तो वहाँ पर नैतिकता को आत्मा की स्वतंत्रता और मोक्ष के लिए आवश्यक माना गया है। ये साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। आत्मनियंत्रण जीवन की पहली पीढ़ी है जहाँ पर मनुष्य आगे की ओर मोक्ष की प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। जहाँ तक भारतीय दर्शन का सवाल है उसमें जो मोक्ष का कंसेप्ट है, उसमें मोक्ष के कंसेप्ट में यह कहा गया है कि व्यक्ति का परम आदर्श ही नैतिकता होता है और इससे व्यक्ति लगातार आरोहण की स्थिति में होता है। फिर सांख्य और योग। सांख्य में विवेक ज्ञान का अर्थ ये होता है कि आप अपना बुद्धि से, अपना विवेक से जो निर्णय लेते हैं। सांख्य दर्शन में बुद्धि और विवेक को भी अंतर कहा गया है। विवेक होता है जो शुद्ध रीजन उसको कहते हैं, उसमें होता है। और जब महत की बात करते हैं तो महक यानी अहंकार से पहले जब प्रकृति की उत्पत्ति होती है तब बुद्धि की होती है। तो आपको अपना विवेक से यह अंतर समझना है कि प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न है, दोनों भिन्न है। पुरुष वास्तव में वो निष्क्रिय है और प्रकृति सक्रिय है। आपको ये दोनों पुरुष और प्रकृति का भेद होना आवश्यक है नैतिक ज्ञान के लिए। दूसरा, नैतिक जीवन का आधार है। योग दर्शन में आत्म संयम की बात की गई है जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि इत्यादि पर चर्चा की गई है और अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया गया है। ये बिना नैतिकता का हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक बौद्ध दर्शन का सवाल है तो वहाँ पर सील की, नैतिकता को सील के आधार माना गया है जिसमें करुणा, सम्यक आचरण पर जोर दिया गया है। अब यहाँ पर बौद्ध दर्शन की जब हम चर्चा करते हैं तो वहाँ एक अहम पहलू सामने आता है कि स्वतंत्र संकल्प और आत्म संयम दोनों को बराबर मानकर महत्व दिया गया है। और आप देखिए तो वहाँ पर सत्य और अहिंसा, इसको भी अगर आप जोड़े मन, कर्म और वचन से, तो बौद्ध और जैन दोनों दर्शन में इस बात का उल्लेख है और ये नैतिकता का एक महत्वपूर्ण आधार है कि व्यक्ति को किस प्रकार कार्य करना है जिससे समाज में बैलेंस बना रहे। अब यहाँ पर है जहाँ तक जैन दर्शन का सवाल है तो उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह की बात की है। फिर आत्म संयम का बात किया है और ऐसा तभी संभव होगा जब इन व्रतों का पालन व्यक्ति विवेक के अनुसार करे। अब थोड़ा हम पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में भी अगर बात कर ले तो अरस्तु ने नैतिकता में सद्गुण को, वर्च्यू को नॉलेज से तुलना कर दिया और कहा कि वर्च्यू एक लेवल है नैतिकता का जहाँ व्यक्ति प्योर हो जाता है और जब प्योर होके आचरण करता है तो समाज में वो बैलेंस होता है और समाज एक सद्गुण के राह पर, एक सच्चाई के राह पे चलता है। नैतिकता ये आदत बन जाती है विवेकपूर्ण चुनाव का। आत्म संयम और विवेकपूर्ण चुनाव दोनों का भाव नैतिकता में विकसित होता है, उसमें सद्गुण, वर्च्यू
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर कांट ने नैतिकता का आधार के रूप में इच्छा स्वतंत्रता और संकल्प कहा था, जिसमें उन्होंने तो यहाँ तक कह लिया कि जो विल होता है वो एक ऐसे गहने की तरह होता है जो कि स्वयं अपने प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित करने लगता है, उसको अन्य के प्रकाश की ओर जरूरत नहीं है। और उन्होंने कहा इट इज द प्रीशियस ज्वेल विच साइंस बाय इट्स ओन नॉट साइंस विद द हेल्प ऑफ अदर थिंग्स। यहाँ पर जब हम स्टुअर्ट मिल की बात करते हैं, जो उपयोगितावादी है, यूटिलिटेरियंस हैं, उन्होंने नैतिकता कर्म वह है जो इसमें अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख की बात की, मैक्सिमम पीपल इन मैक्सिमम नंबर। तो यहाँ भी इच्छा स्वतंत्रता को ध्यान में रख के ही उन्होंने ये बात कहा था और कहा कि ऐसा करने से मैक्सिमम लोगों की भलाई होती है। अब हम इसका कुछ आलोचना भी होता है कि इसका कुछ दार्शनिकों ने इसकी कुछ प्रश्न उठाया है कि क्या सचमुच में मनुष्य स्वतंत्र है? यदि सब कुछ नियति ईश्वर के द्वारा है तो संकल्प स्वतंत्रता की भावना ही भ्रम है। फिर नियतिवाद ने सब घटना को कारण और कार्य के परिणाम की श्रृंखला में बांधा है, तो ऐसी स्थिति में इच्छा स्वतंत्रता का प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर दूसरे फेज में हम बात करें तो यहाँ ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि नैतिक दृष्टि से यह स्वीकार करना आवश्यक है कि मनुष्य कम से कम एक आंशिक रूप में स्वतंत्र है, तो अन्यथा दंड, पुरस्कार, प्रशंसा सब निरर्थक हो जाएंगे। इस प्रकार नियंत्रण का अतिरेक व्यक्ति को जड़ बना देगा, पर व्यवहारिक जीवन में संतुलन ही सबसे उचित मार्ग माना जाता है। यानी आलोचक कुछ आलोचना भी करते हैं वही कि जो नियतिवादी है या ईश्वरवादी है या आलोचक है वो ये कहता है कि वास्तव में अगर हम ये मानेंगे कि इच्छा स्वतंत्रता है तो ठीक है, अगर ये मानेंगे कि सब कुछ ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित है तो हमारी स्वतंत्रता गई, फिर नैतिकता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। नैतिक आप कैसे कर सकते हैं? इच्छा स्वतंत्रता तो नैतिकता का गहना है, वो आधार है जिसके आधार पर ही व्यक्ति को उसके कर्मों के प्रति आप जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। तो ये बेसलेस, अगर आप फ्रीडम ऑफ विल को हटा दे तो नैतिकता बिल्कुल बेसलेस हो जाती है। नैतिकता को अगर बेस देता है तो फ्रीडम ऑफ विल ही देता है। तो यहाँ पर भले ही दार्शनिकों के द्वारा प्रश्न उठाए गए हैं, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि स्वतंत्रता, इच्छा स्वतंत्रता या संकल्प की स्वतंत्रता जो नैतिकता का आधार है, यह समाज में भेद करना जरूरी है, कर्तव्य का बोध जरूरी है समाज के बैलेंस के लिए। और वास्तविक आधार स्वतंत्रता तो होता ही है, साथ में संयम भी होना जरूरी है। संकल्प स्वतंत्रता मनुष्य को चुनाव करने की शक्ति देती है, सही मार्ग पर ले जाने का है और समाज में नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने की वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए संकल्प की स्वतंत्रता के साथ साथ नियंत्रण भी आवश्यक है। यह संतुलन ही मनुष्य को सच्चा प्राणी बनाती है और समाज में शांति रखता है, जिससे समाज का विकास होता है, प्रगति होती है और लगातार समाज का उत्थान होता है। आप वैसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं जहां नैतिकता ना हो। अगर नैतिकता नहीं रहेगा तो समाज का अस्तित्व धीरे धीरे उसका अस्तित्व पर खतरा है और धीरे धीरे उसका पतन की ओर होगा और समाज में फिर कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए नैतिकता एक प्रहरी के रूप में कार्य करती है, जो न केवल समाज को आगे बढ़ाता है बल्कि समाज में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच तथा व्यक्ति और समाज के बीच और समाज के बीच, राष्ट्र के बीच, सबको आपस में जोड़ती है। नैतिकता एक अहम भूमिका निभाती है। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।